हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बजट 2022-23 से जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, हाल ही में बजट लॉन्च हुआ और बजट में जितनी भी बातें कही गई उन सभी में से कुछ बातें हमने यहाँ पर निकाली है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ बजट से जुड़े हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। भारत पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान द्वारा कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं उनकी कुल संख्या है 400, यानी 400 ट्रेन्स चलाने का फैसला किया गया है। थोड़ा सा गति शक्ति योजना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पूरी जो गति शक्ति योजना है इसके कुल मिलाकर 7 स्तंभ है। कौन कौन से? सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक। ये वो 7 स्तंभ है जिस पर गति शक्ति योजना खड़ी है। और ये जो योजना है ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र एक साथ मिलकर इन्हें पूरी करेंगे ताकि रोजगार और बिजनेस को भी बढ़ावा मिले। यानी कुल मिलाकर ये जो पूरा प्लान है ये पीपीपी फॉर्मेट पे चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत हाल ही में बजट 2022-23 के तहत कृषि क्षेत्र में 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो देखिए, आपको ये दोनों डेटा पता होना चाहिए कि 2020-21 में क्या था और 2021-22 में क्या था। तो देखिए, 2020-21 में जो परसेंटेज था वो था 3.6% और जो 2021-22 में परसेंटेज था वो था 3.9%। तो कुल मिलाकर कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो मैं बोल सकता हूँ 0.3% की, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए, हर साल बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही करते हैं। वर्तमान में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो वो है निर्मला सीतारमन, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति के तहत कितने किलोमीटर तक की राष्ट्रीय राजमार्ग को 2022-23 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि 2022-23 तक इसे 25,000 किलोमीटर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके कुल 7 स्तंभ है और इन 7 स्तंभों में से एक है रोड। तो रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे, यानी बड़े राजमार्ग बनेंगे और यहाँ पर कुल मिलाकर 25,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर प्रतिदिन 70 किलोमीटर लंबी राजमार्ग बनाने का या रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, पिछले साल तक हम 40 किलोमीटर ही दिन में रोड बना पाते थे, बट इस बार हमने टारगेट जो लिया है वो लगभग डबल ही है, 70 किलोमीटर। और इसके लिए कुल बजट जो सैंक्शन हुआ है वो हुआ है 20,000 करोड़ रुपए का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितनी बिजली पैदा की जाएगी। तो देखिए, इस योजना के तहत यहाँ पर कुल मिलाकर 130 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 130 मेगावाट यहाँ पर बिजली पैदा की जाएगी। ये जो पूरी योजना है ये यमुना नदी की सहायक नदी केन नदी पर बनने वाला है। ये जो केन नदी है इसे जोड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी से और इससे कुल मिलाकर 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधाएं मिलेंगी। लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी और 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा बनाई जाएगी। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 103 और 7 130 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी। इसके तहत बजट कितना सेंक्शन हुआ है? तो ये हुआ है 45,000 करोड़ रुपए का बजट इसका सेंक्शन हुआ है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रोग्राम के तहत 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, ये है प्रोग्राम 1 क्लास 1 टीवी चैनल। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना जो है ये बच्चों को डिजिटली शिक्षा पहुंचाने का काम करेगी। इससे बच्चों को घर बैठे टीवी के माध्यम से एजुकेशन मिल पाएगा। और प्रधानमंत्री ई विद्या योजना के तहत ही एक प्रोग्राम है 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम। देखिए, वर्तमान में यहाँ पर ऐसे 12 चैनल हैं जो कि बच्चों की फिलहाल स्कूली शिक्षा पे फोकस किए हुए हैं, बट यहाँ पर इन 12 चैनल्स को बढ़ाकर 200 टीवी चैनल्स तक करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज में टीवी चैनल्स पर उन्हें शिक्षा दी जाएगी।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत केंद्रीय बजट 2022-23 की थीम क्या थी? तो देखिए इंग्लिश में था रेलिग अप्रोच और यहाँ पर हिंदी में होगा चुस्त दृष्टिकोण। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर कितने फीसदी करने की घोषणा की गई है? तो देखिए 18% से इसे घटाकर 15% कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसे घटाकर 15% कर दिया गया है। और इसके अलावा जो बजट में सरचार्ज है, कॉर्पोरेट टैक्स पर जो सरचार्जेस लगते थे उसे भी 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या कॉर्पोरेट टैक्स कम होना था या नहीं होना था या और कम होना था? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत हर घर नल से जल 2022-23 तक कितने करोड़ घरों को कवर किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर इस बार लक्ष्य रखा गया है 3.5 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा 2022-23 में। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए ये जो योजना है इसके अंतर्गत पिछले 2 वर्षों में कुल मिलाकर 5.5 घरों को कवर किया गया है और कुल मिलाकर अभी तक 8.7 करोड़ घरों को कवर किया गया है, जहां पर हर घर में एक नल दिया जाता है, जहां पर पेयजल उपलब्ध होता है या यहां से पेयजल आता है, पीने योग्य पानी आता है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में लक्ष्य रखा गया है कि हम इस साल 3.5 करोड़ घरों को पेयजल की सुविधा देने वाले हैं और इसके लिए बजट जो सेंक्शन हुआ है वो है 60,000 करोड़ का। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में डिजिटल करेंसी पर कितने फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की गई है? देखिए डिजिटल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज जितनी भी होती हैं उन पर कितने % टैक्स लगने वाला है? तो उन पर लगेगा 30% टैक्स और इसी के साथ लगेगा 1% टीडीएस भी। तो टीडीएस क्या होता है? ये एक तरीके से एडवांस टैक्स होता है। अगर आप टैक्स पे कर देते हैं तो आप इसे वापस ले भी सकते हैं सरकार से। तो फिलहाल गरमाया हुआ मुद्दा ये है कि अब डिजिटल करेंसी पर भी 30% टैक्स लगेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल जीवन मिशन में भारत सरकार द्वारा वित्तीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कितने करोड़ का किया गया। कुल मिलाकर 60,000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया है। तो देखिए जो जल जीवन है इसमें लास्ट ईयर कितना किया गया था? तो 45,011 करोड़ यानी लगभग 45,000 करोड़ लास्ट ईयर किया गया था और इस साल किया जा रहा है 60,000 करोड़। ये जो पूरी योजना है ये 2019 में शुरू हुई थी और इसे 2022 तक खत्म हो जाना चाहिए था, बट ये योजना अभी भी चल रही है और अभी भी घरों पे कनेक्शंस पहुंचाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के बजट में कितने करोड़ रुपए बढ़ाया गया? तो 2021-22 के मुकाबले कितना बढ़ा? तो देखिए पहले था 7,400 करोड़ और अब हो गया है 10,000 करोड़। यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कितना बढ़ा? तो 2600 करोड़ रुपए बढ़ा है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए ये जो मिशन है ये 2006 से चल रहा है और इसके तहत देश के हर हिस्से में इजी एंड एक्सेसिबल मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है इस योजना का। यानी हर एरिया में या हर क्षेत्र में अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लक्ष्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में बजट 2022-23 में सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में देश के बजट का कितना % भाग निवेश किया जाएगा? तो देखिए कितना %? तो डिफेंस सेक्टर में जाने का है 8%। तो हम कितने % इन्वेस्ट करेंगे? 8%। जो भी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है जितना भी हम अलग अलग सेक्टर्स में दे रहे हैं टोटल का 8% हम केवल डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा सब्सिडीज में हम 8% देंगे। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं जो कि केंद्र की तरफ से स्कीम्स चलती हैं उन पर हम 9% देने वाले हैं। पेंशन्स पर 4% देने वाले हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर हम 13%, 15% हम देने वाले हैं। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में हम 10% देने वाले हैं। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स इन ड्यूटीज पे हम 17% देने वाले हैं। अदर एक्सपेंसेस होने वाले हैं 9% और जो हमारा लोन ले रखा है हमारे देश ने उसका इंटरेस्ट हम पे करने वाले हैं 20%। तो आप समझ रहे हैं कर्जा कितना ज्यादा है कि हम केवल अपने टोटल एक्सपेंडिचर का जो 20% है वो तो हम केवल इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय बजट 2022-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? यानी बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि टोटल इस बजट में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 39.45 लाख करोड़।
ध्यान रखिएगा कितना टोटल हमने इस साल पैसा खर्च करने का प्लान किया है, तो 39.45 लाख करोड़। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष जो पूंजीगत व्यय है या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो होने वाला है 10.68 लाख करोड़। ये पूंजीगत व्यय क्या होता है? तो ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि आप करते हैं और इस पर आपको कुछ रिटर्न आगे समय मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी किसी को पेंशन में दे देते हैं, जैसे कि अभी हम 4% पेंशन में दे रहे हैं, तो ये जो 4% हम लोगों को पेंशन दे रहे हैं इसमें हमें आगे चल के कोई रिटर्न नहीं आना है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। बट अगर मैं रेलवे ट्रेन बढ़ा रहा हूँ, तो मैं रेलवे ट्रेन कितनी बढ़ा रहा हूँ? 400 वंदे भारत ट्रेन बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा इससे आगे चल के मुझे रिटर्न्स आएंगे और ये जो रिटर्न्स आएंगे इन्हें मैं आगे फर्दर यूज करूंगा। तो ये होता है पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जहां पर आपको आज निवेश करने पर आगे कुछ रिटर्न मिलने वाला हो। तो इस साल सरकार के द्वारा ऐसा कितना पैसा दिया जा रहा है जो कि पूंजीगत व्यय में है? वो है 10.68 लाख करोड़। चलिए आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार सरकार की आय का कुल कितना प्रतिशत इनकम टैक्स द्वारा आता है? तो देखिए कुल कितना प्रतिशत आता है, तो वो आता है 15%। कितना आता है? 15%, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो देखिए ये जो पूरा चार्ट है इस पर आप देख सकते हैं कि जो सरकार के पास पैसा आता है वो कहाँ कहाँ से कितना आता है। तो देखिए बोरोइंग्स जो हैं, जो हमने उधार ले रखा है, तो यानी जो भी हम पैसा हमारी सरकार के पास आ रहा है उसमें से 35% तो उधार है। इस पर जो नॉन टैक्स रेवेन्यूज है वो 5% है, जो कस्टम्स आता है वो 5% आता है, जीएसटी कुल मिलाकर 16% आता है, कॉर्पोरेट टैक्स 15% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% आता है, इनकम टैक्स जो आम लोग भरते हैं वो 15% आता है और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं वो 2% की होती हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं इसमें अभी भी हमें एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो भी हम उधार ले रहे हैं उसका हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो जब हम खर्च करने जा रहे हैं तो खर्च करते समय इसका 20% हिस्सा तो हमें केवल इस उधार का इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के अलावा एक बात और भी है, कॉर्पोरेट टैक्स से अभी तक हमें 15% मिल रहा था, बट अब कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम कर दिया गया है, यानी यहाँ से भी हमें थोड़ा सा अगले साल कम देखने मिल सकता है। यानी अभी तक जो मुझे कॉर्पोरेट टैक्स 15% आ रहा था, हो सकता है अगले साल मुझे ये कम देखने मिले। तो आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी का 6.9% से 2022-23 में घटाकर कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा है? यानी 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट लाने का क्या टारगेट रखा हुआ है? तो देखिए वो टारगेट है 6.4%। देखिए अभी तक हमें कितना फिस्कल डेफिसिट हो रहा था, तो हमें जो फिस्कल डेफिसिट हुआ था वो हुआ था लगभग 6.9% का लास्ट ईयर यानी 2021-22 में। अब 2022-23 में टारगेट क्या रखा गया है कि हमें इस फिस्कल डेफिसिट को यानी जो घाटा हमें हो रहा है उसे हमें 6.4% पर लाना है। फिस्कल डेफिसिट समझ लीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मेरे पास 100 रुपए है बट मेरा खर्चा 110 रुपए है, तो ये जो 10 रुपए है ना जो मुझे उधार लेना पड़ रहा है, ये मेरा फिस्कल डेफिसिट होगा। तो सरकार के साथ भी ऐसे ही है कि यहाँ पर वो जो 35% वो उधार ले रहा है, ये एक तरीके से उसका फिस्कल डेफिसिट है। और ये जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये 6.9% था पिछले साल। इस साल इसे कितना करने की कोशिश की जाएगी? तो इसे धीरे धीरे कम किया जाएगा और इस बार का लक्ष्य है 6.4। अगले साल और थोड़ा सा कम किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि हम फिस्कल डेफिसिट को पूरी तरह से खत्म कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन पर कितने करोड़ खर्च करने का फैसला किया गया है? तो देखिए कितने करोड़ खर्च करने का फैसला किया गया है? तो नेशनल हेल्थ मिशन पर कुल मिलाकर 37,800 करोड़ खर्च करने का फैसला किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए 37,800 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण का नाम क्या दिया है? तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण का नाम है ईज ऑफ लिविंग। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसका 2.0 वर्जन शुरू हो चुका है, जहां पर ये सारी चीजों पर अब ध्यान दिया जाएगा। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट होगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट सिस्टम होगा थ्रू आईटी ब्रिजेस, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू सेंट्रल और स्टेट लेवल की जो सिस्टम्स है उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा। परिवेश
पोर्टल को एक्सपेंड किया जाएगा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यानी जो आपकी ज़मीन है उसे भी अब एक तरीके से डिजिटलाइज किया जा रहा है, यानी उसका भी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन पर काम किया जाने वाला है। अब 5G भी आने वाला है। और इसके बाद जो अगला चरण है उसका नाम रखा गया है ईज ऑफ लिविंग। इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए ईज ऑफ लिविंग में आपकी जो रहने की सुख सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाया जाएगा। जैसे पासपोर्ट बनाया जाएगा। अब आपको बहुत लंबा समय नहीं लगेगा पासपोर्ट्स के लिए, आपको बस एक चिप बेस्ड पासपोर्ट दिया जाएगा। जैसे आपके पास ATM कार्ड होते हैं वैसे ही आपका पासपोर्ट बन के आ जाएगा और वही पासपोर्ट आपको सभी जगह वैलिड होगा। इसके अलावा मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, इम्प्लीमेंटेशन टाउन प्लानिंग स्कीम्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग, और एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी लाई गई है जहां पर आपको बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी लाई जाएगी। आपके शहर में जगह जगह स्टेशंस बने होंगे। अगर आपके पास व्हीकल है यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जो कि बैटरी से चलता है, तो आप किसी भी स्टेशन पर बैटरी एक्सचेंज कर सकते हैं और इसके ऊपर भी पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये ईज ऑफ लिविंग के अंडर आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। करदाताओं को एक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक नया प्रबंध किया गया है। इसके तहत प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से कितने वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। यानी देखिए यहाँ पर बेसिकली आपको क्या किया गया है कि आज आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है या 2022 का आपने रिटर्न फाइल किया, बट आप इसे आगे एडिट कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। कब तक? आपके पास 2 साल का समय है, यानी 2024 तक आप इसे सही कर सकते हैं और इसके बाद अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक तरीके से 2 साल का आपको ग्रेस पीरियड दे दिया गया है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इसमें कुछ सुधार करने हैं तो आपके पास 2 साल का समय है, आप सुधार कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन ए 2 ईयर्स यानी 2 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस बैंक के तहत 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी? तो देखिए ये किनके तहत की जाएगी? ये की जाएगी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तहत। अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। देखिए इंडियन बैंक्स जो होते हैं वो एक तो शेड्यूल्ड होते हैं और एक नॉन शेड्यूल्ड होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शेड्यूल्ड बैंक की, और शेड्यूल के अंदर भी 2 कैटेगरी होती है, एक कमर्शियल होते हैं और एक कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स में कमर्शियल बैंक होंगे उनके तहत ये काम किया जाएगा। ये कौन से बैंक है? SBI है, उनके एसोसिएट्स हैं, नेशनलाइज बैंक जितने हैं, रीजनल रूरल बैंक जितने हैं, फॉरेन बैंक जितने हैं, प्राइवेट बैंक जैसे यस बैंक हो गया, HDFC हो गया। तो यहाँ पर ये जितने बैंक्स हैं इन सभी के साथ मिलकर 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित की जाएगी। अब ये डिजिटल इकाइयां क्या होती है? तो बेसिकली यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ एक मशीन होगी और आप खुद जाकर उस मशीन पर एंट्रीज करके अपने सारे काम खुद ही कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? तो देखिए ग्राम सड़क योजना में कुल मिलाकर 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कितना? 19,000 करोड़। ध्यान रखिएगा 19,000 करोड़ यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो देखिए पिछले साल तक कितना था? तो पिछले साल तक था ये 14,000। इस बार कितना बढ़ाकर कर दिया गया है? इस बार इसे कर दिया गया है 19,000 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 112। आई होप आपको इसका आंसर पहले से पता हो, नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर कितनी फीसदी थी? तो देखिए भारत की विकास दर कितने फीसदी थी? 9.2% अब तक का सबसे हाईएस्ट था। इसका कारण भी है क्योंकि कोविड में इकोनॉमी या GDP बहुत जम के नीचे गिरी थी, तो जो बेस वैल्यू है उससे जब भी आप नापेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा ही दिखेगी, भले ये नॉर्मल से 1-2% ही ऊपर क्यों ना आई हो। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि 2021-22 में कितनी थी? तो ये थी 9.2%। 2022-23 में इसका अनुमानित क्या है? तो ये है 8 से 8.5 के बीच, यानी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष 2022-23 में 8 से 8.5 के बीच रहने वाली है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अब तक का सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो देखिए, अब तक का सबसे अधिक बार जो बजट पेश किया है वो किया है मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने। इन्होंने लगभग 8 साल बजट पेश किया, यानी 8 बार बजट पेश किया, और इसके अलावा 2 अंतरिम बजट भी पेश किए हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार कितनी धनराशि 50 वर्षों तक के लिए केंद्र सरकार से ले सकती है बिना किसी ब्याज के पीएम गति शक्ति योजना को संपूर्ण करने के लिए? तो देखिए, यहाँ पर कितनी राशि ली जा सकती है? तो वो ली जा सकती है 1 लाख करोड़ की। कितनी? 1 लाख करोड़ की। तो जो पीएम गति शक्ति योजना है, इसके जो 7 स्तंभ थे उन्हें कंप्लीट करने के लिए अगर राज्य सरकार के पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो वो केंद्र से उधार ले सकती है 50 वर्षों के लिए बिना किसी ब्याज के। कितनी राशि? 1 लाख करोड़ तक की राशि। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए किस प्रोग्राम को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये है प्रोग्राम टेलीमेंटल प्रोग्राम। क्या नाम है इसका? टेलीमेंटल प्रोग्राम। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, जिस तरीके से लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है, तो इसको काउंटर करने के लिए निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रोग्राम की शुरुआत करने की घोषणा की है, टेलीमेंटल प्रोग्राम। इसके तहत 23 मेंटल स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और इनका जो नोडल होगा वो केंद्र होगा, और यहाँ पर इन्हें सहयोग कर रही है आईआईटी बैंगलोर की तकनीकी, यानी इन्हें तकनीकी सहायता मिलेगी आईआईटी बैंगलोर से, और इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी? तो केंद्र होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सरकार द्वारा बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए? तो देखिए, कितने करोड़ किए गए? तो ये किए गए 6400 करोड़, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है, इसके तहत कोई भी कर्मचारी जो कि एक रजिस्टर्ड फर्म में नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह अगर 15,000 से कम है तो सरकार उसके लिए 2 साल तक पीएफ में अंशदान करेगी। ऐसे कर्मचारियों की जो कुल मिलाकर 24% पीएफ खाते में जाता है, जिसे 12% कर्मचारी और 12% उसका एम्प्लॉयर देता है, उसका 24% ये टोटल जो अंशदान है वो करेगी सरकार अपनी जेब से। ऐसे कंपनियों की जो टोटल संख्या है वो 1000 से कम होनी चाहिए, यानी उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम होनी चाहिए या 1000 तक होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो देखिए, इसे बढ़ाया गया है मार्च 2023 तक के लिए। इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो योजना है, इस योजना के तहत जो एमएसएमईज हैं उन्हें क्रेडिट या उधार दिया जा रहा था, पैकेज दिया जा रहा था एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा, वो भी 100% कोलेट्रल फ्री, यानी आपको एक पैसा या कोई भी चीज़ गिरवी रखनी है और आपको 100% फ्री पैसा मिलेगा सरकार की तरफ से। पर याद रखिएगा, ये उधार के तौर पर मिलेगा, और इसकी अवधि जो है वो अब बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दी गई है। तो आई होप आपको यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।